गाइस अभी हम बात करते हैं ईसीजी वेव्स के बारे में। ये नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है। अब सबसे पहले वेव्स में हम अलग अलग, जैसे हमारे पास पी वेव्स है, हमारे पास क्यूआरएस वेव है, हमारे पास टी है, हमारे पास यू है। आपको पता है जो पी वेव होती है वो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन बताती है, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन बताती है, और जो टी वेव होता है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बताती है। डिपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, और रिपोलराइजेशन मतलब वो रिलैक्स हो जाना वापस से। अब मैं इसमें नेमिंग करती हूँ। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये इसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, जहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। पी और ये आर के बीच में आपका बनता है पी आर सेगमेंट, क्यू आर एस सेगमेंट आपका, Q और T के बीच में आपका QT सेगमेंट, Q और U के बीच में आपका Q सेगमेंट। अब हम अलग अलग वेव्स की फिजियोलॉजी, तो पहले स्टार्ट करते हैं P वेव के बारे में। तो हम अब अलग अलग वेव्स की फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी देखते हैं। वेव की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो ये होता है कि ये सबसे पहला आने वाला आपका स्ट्रेट या पॉजिटिव वेव होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉजिटिव वेव होता है जो आर्टेरियल डीपोलराइजेशन करता है, ठीक है। आर्टेरियल डीपोलराइजेशन करता है। इसका जो, मैं इसको अलग से बनाऊंगी, इसका जो 1/3 पार्ट है, ठीक है, वो फॉर्म करता है राइट आर्टरियम, और जो बचा हुआ 1/3 पार्ट है वो करता है लेफ्ट आर्टरियम। समझ आ रहा है हार्ट का? पी वेव का जो पी वेव क्या बताता है? आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। आर्टरी हमारे पास कितने हैं? 2 है, राइट है लेफ्ट है। जो 1/3 पार्ट है वो राइट आर्टरियम बनाता है, और जो 1/3 पार्ट है वो लेफ्ट आर्टरियम बनाता है। इतना समझ में आया? ठीक है, इतना समझ में आ गया। जो पी वेव है आप उससे विजुलाइज कैसे करोगे? तो आप उसको विजुलाइज करोगे लीड टू। अब लीड टू कौन सा याद आया? लीड टू कौन सा है? इसके लिए क्या मुझे बैक जाना पड़ेगा? हाँ, एक बार बैक जाके देखते हैं। ये मेरा राइट आर्म था, ये मेरा लेफ्ट आर्म था, ये मेरा लेफ्ट लेग था। माइनस से प्लस में हमारा एक गया था लीड 1, प्लस से माइनस में हमारा गया था लीड 2। मतलब ये वाला जो लीड 2 है, ये लीड 2 जो है वो पी वेव को विजुलाइज करेगा, पी वेव को विजुलाइज करेगा। अब इसका सब इम्पॉर्टेंट पार्ट कि पी वेव का ड्यूरेशन क्या होता है और पी वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है। ड्यूरेशन निकालने के लिए आपको 0.04 सेकेंड, ठीक है, कवर बाय स्मॉल बॉक्स, ये क्या है? इतना सेकेंड कवर बाय स्मॉल बॉक्सेस इनटू 2.5, 0.1 सेकेंड। तो आपका पी वेव का ड्यूरेशन क्या होता है? आपका पी वेव का जो ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड होता है। ड्यूरेशन को तो याद रखना ही सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एम्पलीट्यूड कितना होता है? 0.25 MV। मैंने ये नहीं बताया ये कैसे आया है, मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए। तो एक बार फिजियोलॉजी अच्छे से देख लें पी वेव की, कि पी वेव आर्टेरियल डीपोलराइजेशन करता है। ये पहला पॉजिटिव वेव होता है आपके ईसीजी में आने के लिए। इसका 1/3 प्रोड्यूस करता है राइट आर्टरियम, 1/3 प्रोड्यूस करता है लेफ्ट आर्टरियम। इसको आप विजुलाइज करोगे बाय लीड 2। लीड 2 आपका ये रहा जो राइट आर्म से लेफ्ट लेग जा रहा था। इसका जो ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड का होता है, और जो एम्पलीट्यूड होता है 0.25 एम वोल्ट का होता है। आई थिंक इतना बहुत है फिजियोलॉजी के लिए। चलो अब हम इसकी पैथोलॉजी की बात करते हैं, पी वेव की पैथोलॉजी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया पी वेव की। अब हम पैथोफिजियोलॉजी की देखो, नॉर्मल एम्पलीट्यूड कितना होता है? नॉर्मल एम्पलीट्यूड 0.25 एम वोल्ट होता है। अब हमारे पास 2 केस आते हैं। एक केस में एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। एम्पलीट्यूड मतलब क्या? ये हमारा पी वेव था, ये जो पार्ट है ना आपका वाई एक्सिस पे, ये बताता है आपका एम्पलीट्यूड।
और जो ये पार्ट है आपका, ये बताता है आपका ड्यूरेशन, डेट्स योर टाइम, जो आपके एक्स एक्सिस पे है। ठीक है। सो अगर ये एम्पलीट्यूड बढ़ गया, मतलब यहाँ पर आ गया, तो क्या होगा? ठीक है। तो जब एम्पलीट्यूड आपका बढ़ जाता है तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन करा देता है। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या होता है? तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में राइट आर्टेरियम जो होता है वो इनलार्ज हो जाता है। ठीक है। और इसके साथ वो एक और चीज करवाएगा, डेट इज योर हाइपर कैलेमिया, पोटेशियम की लेवल हमारे बॉडी में ज़्यादा होना। सो एम्पलीट्यूड जब इंक्रीज होता है तो वो क्या कराता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन करा देता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में राइट आर्टरियम इंक्रीज हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है राइट आर्टरियम का, और हाइपर कैलेमिया के केस में भी देखने को मिलता है। एम्पलीट्यूड अगर डिक्रीज हुआ, नॉर्मल 0.25 था, अगर उसे डिक्रीज हुआ, मतलब यहाँ पर, तो ये कौन सा केस बनाएगा? अगर ये डिक्रीज हुआ तो हाइपर कैलेमिया, ऑफ कोर्स हाइपर कैलेमिया में डिक्रीज भी हो सकता है। आई थिंक यहाँ हाइपर कैलेमिया नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ आपका पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, हाइपर कैलेमिया यहाँ पे आएगा पोटेशियम का। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हमारे पास एक और है, ये हमारा केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 है हमारा बायफिड पी वेव। बायफिड पी वेव मतलब हमारा पी वेव ऐसा गया। ठीक है, हमारा पी वेव ये क्या है, इसको आप बाइफरफिकेशन क्या बोल सकते हो? बाइफरफिकेशन भी बोल सकते हो। और इसमें क्या होता है? इसमें आपका लेफ्ट आर्टेरियम इनलार्ज हो जाता है, लेफ्ट आर्टेरियम इनलार्ज हो जाता है। अब ये लेफ्ट आर्टेरियम इनलार्ज क्यों होते हैं? तो मिट्रल स्टेनोसिस, इसके वजह से लेफ्ट आर्टरी इनलार्ज हो जाता है। समझ में आ गया 2 केस? पहला केस क्या था? अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, जिसमें राइट आर्टरी इनलार्ज हो जाता है। एम्पलीट्यूड जब घटता है तो हाइपरकैलेमिया का केस हो जाता है। अगर पी वेव में बाइफरफिकेशन होता है तो लेफ्ट आर्टेरियम का इनलार्ज हो जाए। अगर आपका लेफ्ट आर्टेरियम इनलार्ज है, ये मित्रल सिस्टोसिस हुआ है, तो आपका पी वेव में बाइफरफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो, अगर आपको दिखा पी वेव छोटा है, आप आराम से बोल दोगे भाई हाइपरकैलेमिया का केस है। पी वेव आपको बड़ा चौड़ा लंबा दिख रहा है तो आप बोल सकते हो कि जो राइट आर्टरियम है वो इनलार्ज हुआ है। ठीक है, अगर मुझे पी वेव इस तरीके से दिखाई दिया स्टार्टिंग में तो मैं बोल सकती हूँ भाई तुम्हारा लेफ्ट आर्टरियम इनलार्ज हुआ है। ठीक है, इतना तो आ गया। अब एक और केस है, अगर मुझे पी वेव ही इन्वर्टेड मिले, अगर मुझे पी वेव इन्वर्टेड मिले तो कौन सा केस चला जाएगा? अगर मुझे पी वेव इन्वर्टेड मिले तो मैं किस में चली जाऊंगी? तो जब पी वेव इन्वर्टेड मिले तो ये डेक्स्ट्रोकार्डिया का केस हो जाता है। कौन सा केस हो जाता है? डेक्स्ट्रोकार्डिया का केस हो जाता है। अब बात करेंगे ये डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है। किसकी बात करते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है? तो डेक्स्ट्रोकार्डिया एक ऐसा सिचुएशन होता है जब हमारा हार्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ना रह के राइट साइड रहे। हार्ट की ओरिजिनल पोजीशन क्या है? लेफ्ट साइड है, लेकिन वहीं अगर हार्ट आपको राइट साइड दिखे तो उस मेडिकल टर्म को डेक्स्ट्रोकार्डिया कहा जाता है। तो एम्पलीट्यूड का पता चल गया कि कौन से डिसीज में आपको एम्पलीट्यूड कैसा दिखेगा, कौन से डिसीज में आपको एम्पलीट्यूड में बाइफरफिकेशन दिखेगा, कौन से डिसीज में आपको जो पी वेव है इन्वर्टेड दिखेगा। अब एक और हमारे पास केस है कि पी वेव किसी केस में अपसेंट भी होता है। कौन से केस में आपको पी वेव अपसेंट मिलेगा? तो आपको पी वेव अपसेंट मिलेगा साइनो आर्टेरियल, एक तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन में मिलेगा, आर्टेरियल फिब्रिलेशन में मिलेगा। एक आपको साइनस गलती क्यों लिखती हूँ पता नहीं, अरे
साइनस आर्टेरियल ब्लॉक में देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके वजह से बहुत ज़्यादा रैपिड हार्ट की बीटिंग होगी, टेकार्डिया। आई होप समझ में आ चुका है। तो हम इसी पी वेव से भी बहुत सारे डिसीज़ को आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो कौन सा डिसीज़ हो रहा है, एम्पलीट्यूड घट रहा है तो कौन सा हो रहा है, पी वेव में बाइफिकेशन हो रहा है तो कौन से डिसीज़ की वजह से हो रहा है, पी वेव इन्वर्टेड है तो कौन से डिसीज़ की वजह से हो रहा है, पी वेव अब्सेंट है तो कौन से डिसीज़ की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा पी वेव खत्म। अब हम आते हैं हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। तो अभी हम बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब जब हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो हम अच्छे से देखेंगे कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसका जो ड्यूरेशन है वो आपका कितना होना चाहिए, 0.06 से लेकर 0.112 सेकेंड होना चाहिए। और वही ड्यूरेशन उसमें कितना था आपके पी वेव में, तो 0.1 सेकेंड का था। कितना कम था, 0.1 सेकेंड का। ये कितना ज़्यादा है आपका, 0.6 टू 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब मैं इसकी विथ की बात करती हूँ, ठीक है। तो इसका जो विथ है वो 120 एम सेकेंड से थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। 120 सेकेंड से कम रहेगा। इसका मतलब ये 3 स्मॉल स्क्वायर कंसिस्ट करेंगे, ठीक है। 3 स्मॉल स्क्वायर कंसिस्ट करेंगे। अब बात करते हैं कि क्यू वेव मुझे कौन कौन सी कंडीशन में दिखेगा। पी वेव मुझे कहाँ दिख रहा था, पी वेव बस मुझे सेकेंड लीड में दिख रहा था। क्यूआरएस मुझे किस किस लीड में दिखेगा, तो क्यूआरएस मुझे दिखने वाला है मेरे फर्स्ट लीड में, मेरे सेकेंड लीड में, मेरे थर्ड लीड में, AVL में, V5 में, AVF में, V6 में, ठीक है। अब मैं क्या इसको भी बताना पड़ेगा। तो लीड 1 कहाँ पे, जब आप राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम पे जा रहे थे तो लीड 1 था। लीड 2 जब आप राइट आर्टरियम से लेफ्ट लेग पे जा रहे थे तो लीड 2 था। जब आप लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट लेग पे जा रहे थे तो ये था। AVL जब मैंने लेफ्ट आर्टेरियम का वोल्टेज 50% बढ़ाया तो मेरा AVL था, मतलब तब भी आपको क्यू वेव पॉजिटिव मिलेगा। ये साइन है जब आपको क्यू वेव पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ये चीज़ आपको इस तरफ मिलेगी, ठीक है, ऊपर की तरफ। फिर AVF जब आपने लेफ्ट लेग को का वोल्टेज बढ़ाया था तो AVL था। V5 V6 आपको कहाँ देखने को मिल रहा था, मिड एक्सिलरी लाइन में। याद है मैंने बनाया था मिड एक्सिलरी लाइन में, और आपको एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में आपको B5 एंड V6 देखने को मिला था। Q नेगेटिव कब दिखेगा, ठीक है। तो Q नेगेटिव आपको दिखेगा AVR में, V1 में, V2 में, ठीक है। AVR कहाँ पे, जब हमने राइट आर्टेरियम का वोल्टेज 50% बढ़ाया। V1 और V2 स्टर्नम के इस तरफ V1 था, स्टर्नम के इस तरफ V2 था। विजुलाइज हो रहा है ये दोनों, मैंने इसके पूरा एक अलग लेक्चर बनाया है, आप उस पर जाके देख सकते हैं, लेकिन इतना अच्छे से समझ लो, ठीक है, कि क्यू पॉजिटिव कहाँ होगा, क्यू नेगेटिव कहाँ होगा। अब एक और बात रही, क्यू हर जगह नहीं दिखेगा, क्यू सिर्फ आपको लीड 3 में प्रोमिनेंट होगा। तो आप क्यू को हर जगह नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्यू को हर जगह नहीं देख सकते हो। क्यू जो होगा, ठीक है, सो जो आपका क्यू वेव है थर्ड वाले लीड में ही प्रोमिनेंट होगा। अगर आपको दूसरे लीड्स में भी क्यू वेव दिख रहा है, अगर आपको दूसरे वेव में भी क्यू वेव दिख रहा है, इसका मतलब पर्सन किस में जा रहा है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में जा रहा है, ठीक है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का केस है, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्यू वेव वैसे किसी भी लीड में नहीं दिखेगा। अगर किसी लीड में दिखा तो पॉजिटिव नेगेटिव में दिखेगा, और पॉजिटिव में दिखे नेगेटिव में दिखे उससे मतलब नहीं है भाई थर्ड के अलावा कहीं और दिख रहा है, इसका मतलब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में है वो पर्सन। बस बात खत्म, इतना समझ आ गया। और बात क्या मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन में यही पर्सन को दिखेगा, नहीं, तो इश्केमिक में भी दिखेगा, वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी में भी दिखेगा, और भी वो कुछ केसेस हैं हमारे जैसे इंजुरी वगैरह में भी आपका ये दिख सकता है। तो इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम इसकी दूसरे कंडीशंस पे भी बात, ठीक है। पहला केस तो वो था कि क्यू वेव कहाँ नहीं दिखना चाहिए, कहाँ दिखना चाहिए, अगर जहाँ नहीं दिखना चाहिए वहाँ दिखा तो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन का केस होगा।
तो केस हमारा केस 1 ये था, केस 1 ये था। केस 2 की बात करते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज वोल्टेज में दो होंगे, एक होगा आपके पास लो वोल्टेज, एक होगा आपके पास हाई वोल्टेज। तो वोल्टेज आपको लो कब मिलेगी, कितना लो आपको मिलेगा, जब ये 3 स्मॉल स्क्वायर से छोटा मिले आपको, ठीक है। तो कौन से केस में आपको लो मिल सकता है, आपको एम्फाइसीमा के केस में मिल सकता है लो, आपको ओबेसिटी, ओबेस कोई पर्सन है तो उसके केस में मिल सकता है, या किसी की टाइट चेस्ट है तो उसमें भी आपको क्यों वोल्टेज कम में देख मिलेगा, ठीक है। या कोई ऐसा, मतलब क्या बोल सकते हो, पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है। हाई वोल्टेज कहाँ मिलेगा आपको, हाई वोल्टेज आपको मिलेगा वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है, हाइपरट्रॉफी। तीसरा केस हम बोलेंगे कि आपको ट्रांजिशन जोन बिटवीन V2 एंड V4। अब चलो वापस से V2 V4 कहाँ पे था, ये मेरा स्टर्नम था समझा देते हैं। स्टर्नम था, स्टर्नम के इस साइड थर्ड और फोर्थ इंटरकोस्टल के बीच में V1 था, इसके ठीक V2 था। V2 को छोड़ के V3 और V4 आपको एकदम इधर फिफ्थ वाले के ऊपर मिलने वाला था। तो इन दो के बीच में अगर कोई आएगा तो वहाँ पर रोटेशन, इसका मतलब ट्रांजिशन जोन में अगर आप चले जाओगे तो यहाँ पे इसका मतलब वहाँ पे रोटेशन ऑफ हार्ट हुआ है। फोर्थ केस में आपको एबनॉर्मल RS वेव, R एंड S वेव जो है आपका, वो आपको बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल मिलेगा। एबनॉर्मल कौन से केस में मिलेगा, डेक्स्ट्रोकार्डिया के केस में मिलेगा, वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी के केस में मिलेगा, और ऑफ कोर्स मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के केस में मिलेगा। फिफ्थ कौन सा था, QRS का एबनॉर्मल शेप, ठीक है, एबनॉर्मल शेप। QRS का शेप ये रहा नॉर्मली, ठीक है। एबनॉर्मल शेप का अगर देखने को मिलेगा, इसका मतलब कहीं पे बंडल ब्रांच ब्लॉक है, बंडल ब्रांच ब्लॉक है, ठीक है, या कहीं पे फेसिक्यूलर ब्लॉक है, ठीक है, वहां पे देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से हो जाए, तो QRS का जो आपका ड्यूरेशन है, QRS का जो आपका ड्यूरेशन है वो 0.6 to 0.12 सेकेंड का है। विथ आपका इतना 3 स्क्वायर से कम होना, 3 स्क्वायर है। आपको Q पॉजिटिव फर्स्ट लीड, सेकेंड लीड, थर्ड लीड, AVL लीड, AVF लीड V5 V6 में देखने को मिलता है। Q नेगेटिव आपको AVR V1 V2 में देखने को मिलता है। वैसे कहीं भी आपको Q देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट थर्ड वन। अगर थर्ड लीड से कहीं और ज़्यादा देखने को मिला अगर ये, तो वो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में मिलेगा। वोल्टेज दो होते हैं, एक लो होता है, एक हाई होता है। लो जो 3 स्क्वायर से कम होगा, एम्फाइसीमा, ओबेस वगैरह में आपको ये देखने को मिलेगा। हाई आपको वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी में देखने को मिलेगा। जो ट्रांजिशन जोन आपका V2 और V4 के बीच में आएगा, इसका मतलब रोटेशन ऑफ द हार्ट। RS जो वेव का एबनॉर्मल शेप आपको डेक्स्ट्रोकार्डिया, जहाँ पे हमारा हार्ट लेफ्ट में ना होकर राइट में है, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में। QRS का एबनॉर्मल शेप देखने को मिलेगा जहाँ पे बंडल ब्रांच का ब्लॉक होगा और फेसिक्यूलर का ब्लॉक होगा। यहाँ पर आपका QRS कॉम्प्लेक्स खत्म। अब हम जाते हैं T वेव पे। तो टी वेव हमारा हमेशा अपराइट होता है। टी वेव क्या होता है, हमेशा अपराइट होता है, और ये वेंट्रिकुलर का क्या बताता है, रीपोलराइजेशन बताता है, ठीक है। मतलब वापस से वो रिलैक्स स्टेट में टी वेव चला गया है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा आपको AVR में, V3 में, V1 में देखने को मिलेगा। तो आपको टी वेव कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो टी वेव आपको AVR V3, AVR कहाँ पे, जब आपने राइट आर्टरियम का वोल्टेज बढ़ाया था तो AVR हो गया था। V3 स्टर्नम के इस तरफ V2 है, V3 इधर था। V1 कहाँ पे, स्टर्नम के इस तरफ V1 था हमारा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन कितना है, इसका ड्यूरेशन आपका 160 m सेकेंड है, ठीक है, इतना है। अब इसमें दो जो लीड के होते हैं ना, दो होते हैं, हाइट, एम्पलीट्यूड,
ड्यूरेशन में थोड़ी गड़बड़ी है, मीटर पर सेकेंड नहीं मिली सेकेंड होगा, मिली सेकेंड होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड दो होते हैं, लिम्ब लीड का अलग होता है और चेस्ट लीड का अलग होता है। लिम्ब लीड का कितना होता है, 5 mm से ज़्यादा नहीं होता और चेस्ट लीड का 10 mm से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, 10 mm से ज़्यादा नहीं होता। लिम्ब लीड में क्या कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, AVL, AVR, AVF, ठीक है, ये लिम्ब लीड है आपका। लिम्ब लीड समझ आया, AVR ये लिम्ब लीड है। चेस्ट लीड आपका कौन है, V1, V2, V3, V4, V5, V6, ठीक है। यहाँ आपका ये रहा, तो आपको लिम्ब लीड देखने को मिलेगा 5 mm पर सेकेंड, चेस्ट लीड देखने को मिलेगा आपका 10 mm पर सेकेंड, ठीक है। अभी हम पैथोफिजियोलॉजी के केस की बात करते हैं, ये फिजियोलॉजी थी। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहला आता है, कभी कभी इन्वर्टेड टी वेव भी होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड टी वेव भी होता है। मैंने अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले कि टी वेव हमेशा सीधा होता है, अपराइट होता है, लेकिन किसी कंडीशन में आपको टी वेव इन्वर्टेड भी देखने को मिल सकता है। तो इन्वर्टेड किस वेव में आपको देखने को मिलेगा, एक तो डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी और दूसरी मायोकार्डियल इश्यमा, ठीक है। सेकंड केस हमें बताते हैं टॉल टी वेव, टॉल टी वेव। यूं तो वी वेव 5 का है लिम्फ लीड में, चेस्ट लीड में 10 mm का है, लेकिन टॉल इनसे भी ज़्यादा किस केस में आएगा, इनसे भी ज़्यादा केस में आएगा ये हाइपरकैलेमिया के केस में। इन दोनों में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मेरे केस में आएगा आपका मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के केस में आएगा, ठीक है, और आपका एंडोकार्डियल इश्यमिया के केस में आएगा। तीसरा है फ्लैट टी वेव, मतलब टी वेव आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये यूं होने की जगह, ऐसा है ना, यूं होने की जगह यूं हो जाएगा। ये कौन से केस में होगा, ये आपका केस में होगा मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम का कम हो जाना, हाइपोकैल्सेमिया, कैल्शियम का कम हो जाना, और आपका नेक्स्ट होगा एम्फाइसीमा, ठीक है। तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा। मैं टी वेव को और आसानी से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। टी वेव हमेशा अपराइट होता है, वेंटिकुलर रिपोलराइजेशन होगा, ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इन लीड पे दिखता है। इसका ड्यूरेशन 160 मिली सेकेंड होता है। एम्पलीट्यूड लिम्फ लीड में 5 mm से ज़्यादा, मतलब ये एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं, ठीक है, 5 mm से हाइट से ज़्यादा नहीं होगा। और यहाँ पर ये 10 mm के हाइट, चेस्ट लीड में 10 mm के हाइट से ज़्यादा नहीं होगा। ये इसमें पैथोलॉजी में आपके 3 है। सबसे पहले इन्वर्टेड टी वेव है। इन्वर्टेड आपको ये जो टी वेव है आपको इन्वर्टेड किस किस केस में दिखेगा, डिगोक्सिन टॉक्सिसिटी, मायोकार्डियल इश्यमिया में। ये टॉल आपको किस केस में दिखेगा, तो टॉल आपको हाइपरकैलेमिया, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, एंडोकार्डियल इश्यमिया। फ्लैट टी वेव आपको कहाँ मिलेगा, मायोकार्डियाटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, एम्फाइसेमा, ठीक है। यहाँ पे टी वेव खत्म। अब हम जाते हैं यू वेव पे, लास्ट वेव है हमारी। यू वेव में मोस्टली देखो, यू वेव क्या क्या होता है, ये टी वेव के बाद आता है और ये वापस से पी वेव को कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट साइकिल के लिए, ठीक है। तो ये पी वेव से फॉलो होता है फॉर न्यू साइकिल, ठीक है। ये हमें क्या बताता है, ये स्लो रिपोलराइजेशन ऑफ पुरकिंजे फाइबर, ठीक है, पुरकिंजे फाइबर, और आपका पैपिलरी मसल।
क्योंकि देखो वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स हुए हैं तो उस परकिंजे फाइबर जो आसपास की जो चीज़ें हैं वो भी तो रिलैक्स होंगी ना, तो यू वेव इसको बताता है। ठीक है, तो यू वेव क्या होता है, यू वेव आपका स्लो रिपोलाइजेशन परकिंजे फाइबर पेपिलरी बनाता है। ये टी वेव के आगे होता है, फॉलोड बाय पी वेव ऑफ अ न्यू साइकिल। ठीक है, उसके बाद ये वैसे तो शो नहीं होती है, यू वेव फिजियोलॉजिकली शो नहीं होती है, बट सम टाइम पैथोलॉजिकल ये शो होती है। ठीक है, तो वैसे तो यू वेव शो नहीं होती, जैसे QRS था, QRS थर्ड लीड के अलावा किसी में शो नहीं होता है, अगर होता भी है तो मायोकार्डियल इंफ्राक्शन पर्सन में होता है, इश्केमिक पर्सन में होता है। वैसे यू वेव है फिजियोलॉजिकल ये शो नहीं होता है, लेकिन पैथोलॉजिकल ये शो होता है। एक ऐसा कंडीशन भी होता है जिसमें ये फिजियोलॉजिकल शो होता है, और वो कंडीशन है साइनस ब्रेडिकार्डिया, जिसमें आपका हार्ट बीट 60 बीट पर मिनट से कम हो। ठीक है, 60 बीट पर मिनट हो। ठीक है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। और किस किस पैथोलॉजी में ये शो होती है, ऑफ कोर्स एंजाइना होता है, वेंट्रिकुलर होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। ठीक है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है, उसमें ये आपको शो होती है। और वो भी जैसे नॉर्मली शो होती है, नहीं, इन्वर्टेड शो होती है। तो अब नॉर्मली कहाँ शो होती है, सो अपराइट शो होती है, ये अपराइट शो होती है कहाँ पर आपका हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, सो यू वेव जो होता है वो स्लो रिपोलराइजेशन या डिले रिपोलराइजेशन ऑफ परकिंजे फाइबर पेपिलरी मसल होता है। फिजियोलॉजिकल ये शो नहीं होती, बस साइनस ब्रेडिकार्डिया के केस में होती है। पैथोलॉजिकल ये शो होती है एंजाइना, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और भी इधर नहीं किए, सॉरी। ठीक है, ये और इस केस में इन्वर्टेड आती है। फिर अपराइट मतलब सीधी किस में रहती है, तो हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सेमिया और हाइपोथायरॉयडिज्म में। इसका ड्यूरेशन कितना है, तो इसका जो ड्यूरेशन है आपको मिलेगा लेस देन 0.4 सेकेंड, और इसका एम्पलीट्यूड आपको दिखेगा 0.5 mm, मतलब हाफ स्मॉल स्क्वायर, इतना छोटा होता है। और ड्यूरेशन में 1 स्मॉल स्क्वायर। सो ड्यूरेशन कितना होता है यू वेव का ड्यूरेशन होता है एक पूरा स्मॉल स्क्वायर, एम्पलीट्यूड आधा स्मॉल स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा ये कहाँ देखने को मिलती है, तो ये सारे लीड में, ऑल लीड में देखने को मिलती है, जब ये वाला केस हो, ये वाला केस हो, या ये वाला केस हो। बस ये इन्वर्टेड देखने को मिलती है सेकेंड लीड में, थर्ड लीड में, V1 में, V2 में। सेकेंड लीड पता है ना, जब राइट आर्टरियम को कनेक्ट करता था लेफ्ट लेग में, और थर्ड लीड जब लेफ्ट आर्टरियम को लेफ्ट लेग में कनेक्ट करता था। स्टर्नम के इस तरह V1, स्टर्नम के इस तरह V2, बस बात खत्म। ठीक है, तो ड्यूरेशन ये रहा, एम्पलीट्यूड इतना, और कुछ नहीं है। अब हमारा सिर्फ बच गया एम्पलीट्यूड, तो अब हमारा बच गया इंटरवल, सेगमेंट। और एक हम एग्जाम्पल लेंगे अबाउट किस तरीके से हम ECG बहुत, ये मैंने अलग अलग तोड़ के समझाया। अब हम एक ECG से क्या एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि हम ECG कैलकुलेट किस तरीके से कर पाते हैं, किस तरीके से हम हार्ट बीट कैलकुलेट करते हैं, और किस तरीके से डिसीज़ को फाइंड आउट करते हैं बाय लुकिंग ऑन ECG। ठीक है, तो बस यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू, दैट्स इट।